हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे पार्ट सेकेंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या है? तो सिटीजनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं एक तो आर्टिकल 5 to 11 और एक उसके रिगार्ड में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया हुआ है सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो अगर हम सिटीजनशिप के अभी आर्टिकल्स की बात करें आर्टिकल 5 to 11, तो सबसे पहला आता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने पे, कमेंस की अगर मैं बात करूं तो कमेंसमेंट डेट क्या है? 26 जनवरी 1950 क्या है? कमेंसमेंट डेट है। तो अब जहां भी ये कमेंसमेंट आएगी वहां पे इसका मतलब होगा 26 जनवरी 1950 के बाद से कौन कौन सिटीजन होंगे। तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच पर्सन मस्ट, कंपल्शन हो गया डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? जहां पर वो परमानेंटली रहता हो। तो सबसे पहली कंडीशन हो गई कि वो पर्सन जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया के अंदर जब कमेंसमेंट हुआ हो, मींस 26 जनवरी 1950 में वो पर्सन इंडिया में रहना चाहिए। जब ये जो कमेंसमेंट हुआ हो कॉन्स्टिट्यूशन का वो वहां रहना चाहिए। तो फिर उसके बाद आता है, ये फर्स्ट कंडीशन थी डोमिसाइल वाली फर्स्ट कंडीशन। अब इनमें से सेकंड कंडीशन में से कोई भी हो सकते, इसलिए यहाँ पर क्या है और। तो या तो वो बॉर्न हुआ होना चाहिए इंडिया में, या उसके कोई पेरेंट्स, एनी आउट ऑफ हिज पेरेंट, या जो कि कंटिन्यूसली इंडिया में रह रहा हो लास्ट 5 years से ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर अब हम नटशेल में देखें, आर्टिकल 5 ये कहना चाह रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 पे, तो उस टाइम पे या तो वो पर्सन क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन होगी डोमिसाइल, वहां पे परमानेंटली रहता हो। सेकेंड कंडीशन है या तो वो बॉर्न हुआ हो इंडिया में, या उसके कोई भी पेरेंट हो, या फिर वो 5 साल से रह रहा हो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब 1950 से पहले 5 साल से वो उसी जगह पे रह रहा हो। तो जो भी पर्सन इन क्लासेस में फॉल करेंगे तो वो माने जाएंगे कि वो इंडियन सिटीजन है। तो अब हम देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट केस। नहीं, अब है सबसे पहले इसका केस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण 1955। यहाँ पे बात हो रही है डोमिसाइल का मतलब वो नहीं है सिर्फ वहां पे वो रेजिडेंट हो, पर वहां पे उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो वहां पे डेफिनेटली एक परमानेंटली इंटेंशन से क्या है रहता हो। ठीक है, नेक्स्ट केस का कहता है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर AIR 1963। ये केस आर्टिकल 19 से भी रिलेटेड है। इस केस में कहा गया था कि जो सिटीजनशिप डिफाइन है पार्ट सेकंड में, वो सिर्फ नेचुरल पर्सन के सिटीजनशिप को लेके चलती है, वो जुरिसडिशियल पर्सन की नहीं। जैसे कॉर्पोरेशन होती है, आर्टिफिशियल जो पर्सन्स होते हैं उनकी सिटीजनशिप को नहीं लेके चलते। इवन इन आर्टिकल 19 भी वहां पे वो प्रोटेक्ट नहीं करते जुरिस्टिक पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को। तो एक हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण, और एक हो गया स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि इसका मतलब जहां पे डेफिनेशन आती है कि सिटीजन कौन है कौन नहीं है, तो वहां पे आप कौन सा केस लिख सकते हो, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स। एक और केस है DP जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत, DP जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। इस वाले केस में ये कहा गया था कि यहाँ पे जो डोमिसाइल का मतलब है ये पूरे इंडिया में एक डोमिसाइल होता है। डोमिसाइल ऑफ इंडिया की बात होती है, कभी भी डोमिसाइल ऑफ स्टेट नहीं होता। इस केस में ये हेल्ड करा गया था। नेक्स्ट आता है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 6 को। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है इन एडिशन टू द सिटीजन, कि अभी हमने देखा सिटीजन की बात हुई है आर्टिकल 5 के अंदर। तो एनी पर्सन हु माइग्रेटेड, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी कोई माइग्रेट हुआ है इंडिया में आया है, कहाँ से? फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से आया है, तो शेल बी डीम्ड। डीम्ड का मतलब क्या है? वो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि वो सिटीजन है इंडिया का। इफ कब मान लिया जाएगा? अगर उसके कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट है, या अगर उसके कोई पेरेंट या कोई ग्रैंड पेरेंट्स ने यहाँ पे बर्थ लिया हो इंडिया के अंदर, मीन्स वही डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंदर। तो आर्टिकल, तो इसमें यहाँ पे जो 2 डेट्स गिवन है वो ये हैं
सबसे पहले है बिफोर 19 जुलाई 1948, फिर है आफ्टर। तो बिफोर 19 जुलाई की सबसे पहली कंडीशन हम देखते हैं, या तो उनके पेरेंट्स ने क्या लिया हो, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या लिया हो, बर्थ लिया हो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है यहाँ पे कि आफ्टर, अगर अब कोई भी पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहा है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी, इसकी कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले आती है कि ही या ईदर ऑफ हिज पेरेंट एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया। तो सबसे पहले कंडीशन आ जाती है वो या उसके कोई भी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में उन्होंने बर्थ लिया हो। ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट। परमिट क्या था, ये परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था क्योंकि इस टाइम पे ही दोनों देशों के लोगों को कहा जा रहा था कि आपने इंडिया से पाकिस्तान जाना है या पाकिस्तान से इंडिया आना है, तो ये परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था और ये परमिट सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया था। तो वो रिटर्न हुआ है परमिट सिस्टम के अंदर, या वो रिजाइड कर रहा था इंडिया में आफ्टर री माइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ से वो रिजाइड कर रहा था, या उसने कोई भी सबमिट कर दी थी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर एंड उस रजिस्टर्ड जो थी ही हैज़ बिन रजिस्टर्ड और वहाँ से ऑफिस से उसकी जो एप्लीकेशन थी वो रजिस्टर्ड हो चुकी थी। तो बिफोर 19 जुलाई ये तो कब हो गया, आफ्टर की बात हो गई। बिफोर की क्या थी कि वो माइग्रेट तो पहले ही हो चुका था, उसके कोई भी पेरेंट ग्रैंड पेरेंट या उसने बर्थ लिया हो इंडिया के अंदर, और आफ्टर की ये सारी कंडीशन हो गई। तो अगर हम देखें आर्टिकल 5 में हमने क्या बात करी है, उन लोगों की बात करी है जो इंडिया की टेरिटरी में हैं। तो आर्टिकल 5 में हमने क्या बात करी, अगर ये इंडिया की टेरिटरी है तो जो लोग इंडिया की टेरिटरी में हैं वो कौन कौन होंगे। पर आर्टिकल 6 में हमने क्या बात करी है, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहे हैं। कैसे लोग, जो पाकिस्तान से इंडिया क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, तो उनकी सिटीजनशिप का कैसे देखा जाएगा। देन आता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अभी तक हम क्या देख रहे थे, जो इंडिया आ रहे थे पाकिस्तान से, अब हम देख रहे हैं कि जो ऐसे सिटीजन जो माइग्रेट हो रहे हैं इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो आफ्टर 1 मार्च 1947। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन कहती है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान जा चुके हैं 1 मार्च 1947 में, तो ये उन कैटेगरी के लोगों को बताते हैं कि जो आर्टिकल 5 में 6 में भले उन्हें परमिशन दे दी हो, पर 7 उनके ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है कि वो लोग सिटीजन नहीं कहलाए जाएंगे जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं। कब चले गए हैं, 1 मार्च 1947 को। सेकेंड क्या कहते हैं, अब अगर कोई भी सिटीजन, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर हुई। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, अगर अब ये जो लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो चुके थे पर अब वो पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, तो यहाँ ये जो कैटेगरी के लोग हैं जो 1 मार्च 1947 को वापस आते हैं, तो उन्हें कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो ही उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। इसका मतलब आर्टिकल 7 क्या ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है, किन दो आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 के ऊपर। अब हम देखते हैं उन कंडीशंस को। अब वो कंडीशन क्या है, अगर वो या उनके कोई भी ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए हों, वो परमिट सेटलमेंट के अंडर आए हैं वापस और उन्हें 6 मंथ्स हो चुके हैं, प्लस उन्होंने क्या करी है, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी है और वो जो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है सिटीजन की वो भी एक्सेप्ट हो चुकी है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब उन लोगों की हम बात कर रहे हैं, उन सिटीजन्स की बात कर रहे हैं जो कि इंडियन के ओरिजिन हैं पर वो बाहर रह रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो बाहर रह रहे हैं मीन्स वो अब्रॉड रह रहे हैं, एक्सेप्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा कोई भी प्लेस। तो ही या उसका कोई भी पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो कि बॉर्न हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर। अनडिवाइडेड इंडिया कौन सी है, वो ही जो ब्रिटिश इंडिया है, अगर वो या उसका कोई भी पेरेंट ग्रैंड पेरेंट अगर बॉर्न हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर,
सेकेंड आता है या वो रजिस्टर्ड है एज अ सिटीजन और वो डिप्लोमेट की तरह गया है या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव की तरह गया है इंडिया के अंदर। तो ये बहुत सिंपल सा आर्टिकल 8 यही बता रहा है कि उन लोगों का क्या होगा कि जो हैं तो इंडिया के ओरिजिन पर वो बाहर रह रहे हैं, तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई, इन दोनों में से कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती हैं तो वो इंडियन सिटीजनशिप के अंदर आएगा, मीन्स वो इंडिया के अंदर सिटीजन कहलाएगा। नेक्स्ट कम आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है? हु हैज वॉलेंटरी एक्सेप्टेड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। ऐसा कोई पर्सन जिसने वॉलेंटरली एक्सेप्ट कर ली है सिटीजनशिप फॉरेन स्टेट की, तो उसकी इंडिया से ऑटोमेटिकली उसकी जो क्या है सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ये आर्टिकल 9 बस यही बताना चाह रहा है कि कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट से अगर आर्टिकल 5, 6, 8 को छोड़ के अगर किसी ने भी क्या करा है, एक बाहर की कोई सिटीजनशिप ले ली, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैसा है सिंगल सिटीजनशिप का है, तो हमारे यहाँ की जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या बात करता है? कंटिन्यूइंग गारंटी की। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के अंदर इंडियन सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेंगे पर सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ पार्लियामेंट, पर पार्लियामेंट उनके ऊपर कोई भी लॉ वगैरह रेगुलेट कर सकती है। और आर्टिकल 11 कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉज वगैरह बना सकती है। जैसे मैंने आपको बोला था सिटीजनशिप एक्ट है 1955 है कि कोई भी जो लॉ बने हैं, कौन एक्वायर करता है, किसी भी तरीके से उनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, उसकी पावर आर्टिकल 11 के अंदर गिवन है। तो अगर हम नटशेल में देखें, आर्टिकल 5 में सिर्फ ये बात करी कि जो इंडिया के अंदर इंक्लूड है उनके सिटीजनशिप के रिगार्ड में। आर्टिकल 6 में बात करी गई है कि ऐसे सिटीजनशिप उन पर्सन की जो कि माइग्रेट हो रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 में बात हो रही है जो पाकिस्तान जा रहे हैं, और आर्टिकल 8 में जो बात हो रही है वो अब्रॉड की बात हो रही है। और इनके रिगार्ड में आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 ऑफ सिटीजनशिप। ओके, थैंक यू।